अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे हैं। ओके तो वेल आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट्स के बाद हमने कोशिश की एंड फाइनली वी आर ब्रिंगिंग यू दिस वीडियो जो कि स्टूडेंट वीज़ा के टॉपिक पर होने वाली है। इससे रिलेटेड हमने आपसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे क्वेश्चंस जो है वो मांगे थे ताकि हम वो सारे टॉपिक्स कवर कर सकें जो कि ज़्यादातर लोगों को कंसर्न करते हैं और बहुत सारे लोग जिनका आंसर जो है वो ढूंढ रहे हैं। तो वेल हमने आज एक गेस्ट को इनवाइट किया है और हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनसे उनका सुनेंगे। आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर उनकी लाइफ की इनसाइट्स जो हैं वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। उनसे उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप जाकर उनका चैनल विज़िट करें, कोई इन्फॉर्मेशन शायद आपको वहाँ से एक्स्ट्रा मिल जाए जो आज के टॉपिक में हमने कवर नहीं की और फ्यूचर में भी आप उनकी वीडियोस से फ़ायदा ले सकते हैं। इसको मैं साइलेंट पे कर दूं। ओके ओके ही इज़ अ फेलो पाकिस्तानी और वो यहाँ पे कनाडा में स्टडी कर रहे हैं और वी होप कि उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको हेल्प मिले आपके स्टडी प्रोसेस के अंदर। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं जी उनसे क्वेश्चन पूछने में। आई जस्ट रिमेंबर्ड कि मैंने अपने फ़ोन को साइलेंट नहीं किया था। ये ओके छोटी जी। छोटी चीज़ें होती हैं जो बड़ा बग करती हैं बाद में। जी तो विदाउट एनी फर्दर एडू हम साद को इनवाइट करते हैं कि वो अपना इंट्रोडक्शन कराएं और आप लोगों को अपने बारे में एक ब्रीफ सा गाइड करें कि वो कब आए, कहाँ से आए और कैसे आए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। यू गाइस आर सो अडोरेबल। और अगर बात करूँ अपने बारे में तो मेरा नाम है साद अशरफ और मैं कनाडा में ब्रैम्पटन में पढ़ता हूँ, शेरिडन कॉलेज में। और मेरा जो प्रोग्राम है वो पैरालीगल प्रोग्राम है और मुझे कनाडा आए को तकरीबन 1 साल से कुछ अरसा ऊपर हो चुका है और मेरा ये फ़िलहाल आखिरी सेमेस्टर चल रहा है। ओके सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि आप कब कनाडा आए, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया और आप क्या रीजंस थी जिनकी वजह से आप यहाँ कनाडा में स्टडीज़ करने के लिए आए। तो इसके बारे में आप अपनी छोटी सी स्टोरी जो है वो हमें बता दें। देखिए इसमें सीन ये है कि भाई इंसान जो है ना हमेशा अपने लिए बेस्ट चूज़ करता है। वो बेस्ट खाना चाहता है, वो बेस्ट पहनना चाहता है और बेस्ट पढ़ना चाहता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन था। मैं भी बेस्ट पढ़ना चाहता था, मुझे पढ़ने का शौक़ था और मेरा यही था कि भाई मैंने बहुत अच्छी तालीम हासिल करनी है और बाहर से करनी है। मुझे हमेशा से शौक़ था कि मैं बाहर से तालीम हासिल करूँगा। और जब आप अच्छी तालीम की बात करते हैं तो आपके जहन में 2 ममालिक आते हैं, एक अमेरिका और एक कनाडा। अमेरिका की कॉस्ट ऑफ लिविंग कदरे महंगी है कनाडा से, इसलिए कनाडा हमारे पास परफेक्ट ऑप्शन बच जाता है रहने के लिहाज से भी और पढ़ने के लिहाज से भी। कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ टॉप 25 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप 25 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। तो इस तरह मेरा वहाँ पढ़ने का, बाहर पढ़ने का और एक बहुत अच्छी तालीम हासिल करने का शौक़ पूरा हुआ कनाडा आने के बाद। और इसके अलावा हमें आप ये बताइए कि अभी आप किस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं और आप अभी अपनी स्टडीज़ में किस लेवल पे हैं या किस प्रोग्रेस क्या है आपकी स्टडीज़ के हवाले से। तो बात कीजिए अपने पढ़ाई के बारे में तो मुझे लॉ करने का बहुत शौक़ था और कनाडा में लॉ करने का एक लंबा प्रोसीजर, आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। ग्रेजुएशन के बाद आपको एलसेट देना पड़ता है, टेस्ट होता है। उसके बाद आपका लॉ स्कूल में एडमिशन होता है और उसके बाद आर्टिकल राइटिंग करते हो। आप आर्टिकल राइटिंग करने के बाद आप बार एग्ज़ाम में बैठते हो, फिर जाके आप एक लॉयर बनते हो कनाडा में। तो मैंने चूज़ किया लॉ के मतलब पैरालीगल डिप्लोमा कि भाई मुझे नो हाउ हो जाए कि भाई ये क्या चीज़, क्या लॉ वहाँ पे। तो इसलिए मैंने पैरालीगल चूज़ किया। तो इट इज़ अ डिप्लोमा ऑफ 2 ईयर्स और मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है और मैं जल्दी से फारिग हो जाऊँगा, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करूँगा। ओके अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि यहाँ आने के बाद लोग अपने एक्सपेंसेस किस तरह से मैनेज करते हैं। तो इस पर थोड़ा सा आप हमें ब्रीफ कर दें कि आप किस तरह से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहे हैं। क्या यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं ईज़िली? तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखें ये एक ऐसा सवाल है जो कि मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा आज तक। मेरे इंस्टाग्राम पे ढेरों मैसेजेस आते हैं मुझे, दिन में 100 से ज़्यादा मैसेजेस आते हैं सिर्फ इसी सवाल के कि भाई एक्सपेंसेस कितने होंगे कनाडा में एक स्टूडेंट के, हम बियर कर सकते हैं या नहीं बियर कर सकते, कवर कर सकते हैं नहीं कर सकते।
तो इस बारे में ये है कि सबसे पहले हमारा जो मेजर एक्सपेंस होता है ना वो फीस होती है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या किस कॉलेज में जा रहे हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ मेजर एक्सपेंस। तो सबसे पहले आपने उसको ख्याल में रखना है। फ़र्ज़ करें आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में जा रहे हैं तो आपकी $60,000 फीस है, तो आप कैसे कवर करेंगे वो काम करके, पार्ट टाइम जॉब करके? दैट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन इन लाइफ टाइम, यू नो। तो सबसे पहले आपको जो मेजर एक्सपेंस है उसको देखना है आपने कि भाई आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो कितनी है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें जो दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं, हम सबसे पहले तो ये सोचते हैं ना कि भाई हम कनाडा जाएंगे और कनाडा जाते ही हमें जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। हम एक पता नहीं एक ख्याली दुनिया में रह रहे होते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम जब हम कनाडा जाते हैं तो कुछ अरसा हमें जॉब नहीं मिलती, हमें जॉब पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में परेशानी होती है, ठीक है। आप पार्ट टाइम जॉब करके अपना जो रेंट है वो इजीली निकाल सकते हैं। मैं जो रेंट दे रहा था वो $500 दे रहा था पर पर्सन, मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड रह रहे थे, तो हम दोनों एक रूम का $1000 दे रहे थे। और उसके अलावा ग्रोसरीज में आपका जो खर्चा हो जाता है वो हो जाता है तकरीबन $200 से $300 पर मंथ। उसके अलावा आपको बुक्स बहुत महंगी पड़ेंगी, यहाँ पे बुक्स का काफ़ी खर्चा होता है। तो इस तरह के एक्सपेंसेस आप पार्ट टाइम जॉब से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको साल में 4 महीने की ब्रेक होती है। तो आपको जब ब्रेक होती है तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, 20 आवर्स रिस्ट्रिक्शन कि आपने सिर्फ 20 आवर्स काम करना है। आपकी रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट कर दी जाती है, तो आप फुल टाइम काम कर सकते हो, लाइक 40 आवर्स अ वीक काम कर सकते हो। तो उसमें आप अच्छा पैसा बना सकते हो। लाइक आप 4 महीने में अपनी एक सेमेस्टर की फ़ीस निकाल सकते हैं अगर आप दिन रात मेहनत करके काम करें। तो एक सेमेस्टर की फ़ीस बनाना इज़ नो बिग डील अगर आपका समर ऑफ है तो, ठीक है। उसके अलावा फिर मैं बात करूंगा कि डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा रहे हैं। इसके बाद हम आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने लगे हैं वो ऑलमोस्ट हर बंदे के माइंड पे होता है कि आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे क्या ला सकते हैं। उसके हवाले से क्या आपने कोई रिसर्च की, लॉ आपको इजाज़त देता है? अगर देता है तो उसके साथ अगर कोई कंडीशन है तो प्लीज़ वो भी बताइए। और स्पेशली ये मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स को ज़्यादा कंसर्न होता है कि वो फैमिली को साथ लेकर आना चाहते हैं, तो उस लिहाज से भी जो है वो आप थोड़ा सा डिस्कस करें अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है इस बारे में तो। जहाँ तक पेरेंट्स को लाने की बात है यहाँ पे कनाडा में, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वो आपसे पूछ रहे होते हैं कि इज़ एनीवन अकम्पनिंग यू टू कनाडा, कि भाई कोई आपके साथ आ रहा है कनाडा में जो कि आपका रिलेटिव है, ब्लड रिलेटिव है। तो आपको ये फॉर्म में लिखना होता है आया कि आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं एक माइनर था। मैं जब आया कनाडा में, आई वाज 17 ईयर्स ओल्ड, तो मेरे फादर आए थे मेरे साथ सिर्फ मुझे छोड़ने के लिए ऑन विजिट वीज़ा, लेकिन उनका विजिट वीज़ा पहले से लगा हुआ था, ठीक है। और फर्ज करें मेरी ग्रेजुएशन होती है तो मैं अपने ग्रेजुएशन पे विजिट वीज़ा लगवा सकता हूँ अपने पेरेंट्स का, मतलब अपने बहन भाइयों का, किसी का भी जिसको भी मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरी ग्रेजुएशन पे आए। तो मैं ये उन्हें रीज़न दे सकता हूँ कि भाई दिस इज़ द पर्सन फ्रॉम माई फैमिली, उसने मुझे विजिट करना है, लाइक मेरी ग्रेजुएशन पे आना है, आई वॉन्ट दिस पर्सन टू बी ऑन माई ग्रेजुएशन डे, ठीक है। तो मैं ये रीज़न एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसके अलावा बात है कि आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, जिस तरह कि आपने मुझे बताया कि मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स जिनके होते हैं वो कंसर्न होते हैं इस बारे में। तो इसमें यह है कि पीआर के बाद ये सीन होता है। फर्ज करें अगर आप कपल हैं तो आप कनाडा में आ रहे हैं, तो एक बंदे को क्या नाम है स्टडी परमिट मिलता है और दूसरे को वर्क परमिट मिल जाता है, ठीक है। मतलब एक बंदा पढ़ रहा है और एक बंदा वर्क परमिट पे काम कर रहा है, फुल टाइम काम कर रहा है और अपने एक्सपेंसेस वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। कपल के सिलसिले में ये सीन होता है कि भाई एक काम कर रहा होगा, एक पढ़ रहा होगा, दोनों मिलके एक्सपेंसेस उठा लेंगे अपने, ठीक है। उसके अलावा अगर आप सिंगल आए हैं तो उसके बाद आपने अपने पेरेंट्स को बुलाना चाह रहे हैं या किसी भी रिलेटिव को बुलाना चाह रहे हैं, तो वो पीआर के बाद सीन होता है कि भाई आप पीआर ले, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करें पहले, उसके बाद आप किसी को भी स्पॉन्सर करें। आप कहेंगे भाई मेरा फादर है, मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ, ये मेरे पास आ करें, फिर आप बुला सकते हैं। अच्छा जी, आपसे हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि आप स्टडी या स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में थोड़ा गाइड कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और प्रोसेस पर टाइम कितना लगता है। अपना एक्सपीरियंस बताइए बेसिकली कि आप कैसे आप यहाँ पे आने के लिए आपने अप्लाई किया और उस प्रोसेस में आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना हुआ और आपने उन मुश्किलात को फिर कैसे हल किया। सो बाहर आने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि होता है आईएल्ट्स।
अक्सर लोग आईएल्ट्स देते हैं, उनका आईएल्ट्स पास नहीं होता। तो आईएल्ट्स सबसे पहले आप लोगों ने पास करना होता है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि फ़र्ज़ करें आपने इंटरमीडिएट किया हुआ तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट, 10th की ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपने लगानी होती है। आपने फिर एडमिशन लेटर के लिए अप्लाई करना होता है, लाइक एक्सेप्टेंस लेटर किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आपने अप्लाई करना होता है। अगर आपको वो एक्सेप्ट करती हैं तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है। और आपने जो वीज़ा फाइल में अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं उनमें शामिल होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, आपके बायोमेट्रिक्स वो खुद करते हैं। उसके अलावा आपने कुछ फॉर्म्स लगाने होते हैं जो कि बताए गए होते हैं, स्टडी परमिट के साथ लगते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म होता है वो लगाना होता है। फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म होता है आपने वो लगाना होता है। उसके अलावा आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगाना होता है अपना। और इसी तरह के काफ़ी फॉर्म्स हैं और मैंने इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे। आप लोग वो देख सकते हैं मेरी वीडियो जाके, ठीक है। उसमें मैंने हर डिटेल बताई है कि आपने कौन सा फॉर्म किस तरह भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर है और कितनी देर पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और अटेस्टेशन किस तरह करवानी है। तो मेरे चैनल पे वो पूरी वीडियो मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं वो इससे रिलेटेड होता है कि हम कितना जल्दी या लाइक अपनी एजुकेशन के किस स्टेज पर कनाडा आ सकते हैं तो हमारे ज़्यादा चांसेस होंगे। फॉर एग्जांपल लोगों के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होते हैं, मैंने मैट्रिक कर लिया है, क्या मैं कनाडा आ सकता हूँ, मैंने एफएससी की हुई है, क्या मैं कनाडा आ सकता हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें। देखिए, इस बारे में ये है कि आप मैट्रिक के बाद भी कनाडा आ सकते हैं, आप एफएससी के बाद भी आ सकते हैं, बैचलर्स के बाद भी आ सकते हैं, मास्टर्स के बाद भी आ सकते हैं और पीएचडी के बाद भी आ सकते हैं। और मैट्रिक के बाद ये सीन होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अ पर्सन इज़ अ माइनर। तो अगर आप माइनर की हैसियत से आ रहे हैं तो देयर नीड्स टू बी अ पर्सन जो कि आपका गार्डियन हो कनाडा में, लाइक कोई रिलेटिव होना चाहिए जो कि आपका गार्डियन बनेगा जब तक आप 18 के नहीं होते। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंडर है कि वो आपकी देखभाल करेगा, आपको कुछ भी होता है कनाडा में तो दैट पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल। या फिर आपके पाकिस्तान से किसी गार्डियन को जाना पड़ता है या पेरेंट को, लाइक मदर को या फादर को, जो कि आपके गार्डियन बन के जाएंगे आपके साथ जब तक आप 18 के नहीं होते तो आपके साथ रहेंगे। तो 10th के बाद ये थोड़ा सा एक हर्डल होता है। एफएससी के बाद आप नॉर्मली 18 से ऊपर हो जाते हैं और उसमें कोई मसला नहीं होता। मैं भी एफएससी के बाद आया था लेकिन मैं माइनर था तो मुझे मेरे फादर सिर्फ छोड़ने आए थे कि भाई इसे कोई मसला ना हो। और मैंने गार्डियन अपने तायाबू को लिखा था जो कि रहते हैं पिकरिंग में, उनको मैंने अपना गार्डियन बनाया था तो इस वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी और मेरे फादर को वहाँ पे रुकना नहीं पड़ा था, मेरे फादर वापस आ गए थे, ठीक है। तो ये होता है। बैचलर्स के बाद भी इजी सीन होता है, मास्टर्स के बाद भी इजी सीन होता है और पीएचडी के बाद भी इजी सीन होता है। बाकी कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती कोई भी अप्लाई करने की और बाहर कनाडा आने की। अच्छा जी, साथ अब आप ये बताइए कि यहाँ पे आपने आने से पहले कुछ रिसर्च की होगी कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं और आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली लाइफ में बाकी हर चीज़ की तरह यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग मैटर्स। तो ये बताइए कि आपके एक्सपीरियंस पे या आपके किसी जानने वाले के एक्सपीरियंस को भी अगर आप बता सकें कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव स्टडीज़ की ऑप्शंस क्या हैं, चीप या लेस एक्सपेंसिव देन दी अदर्स। तो ये भी प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स को। और अगर बात की जाए कॉस्ट इफेक्टिव स्टडीज़ की तो आई डोंट नो अबाउट द प्रोग्राम स्पेसिफिकली जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हैं, लेकिन आई डू नो अबाउट द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हैं। उनमें शामिल होते हैं हमारे पास ब्रैंडन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना, रॉयल रोड्स यूनिवर्सिटी, मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफाउंडलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन, सॉरी। तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस शामिल हैं इस लिस्ट में। मैंने इस पे भी वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और आपको सब पता लग जाएगा भाई कौन कौन सी मोस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं कनाडा में जहाँ पे आप आके पढ़ सकते हैं और अपने एक्सपेंसेस इजीली बियर कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा था लोगों ने कि हमारी स्टडीज़ में गैप है। कुछ लोगों ने कहा हमारे लाइक एफएससी के बाद अब गैप आ गया है, कुछ लोगों के बैचलर्स के बाद गैप आ जाता है और वो अब एडमिशन लेना चाहते हैं। तो कितना गैप ईयर अलाउड होता है, कितना जो है वो लाइक उसको आप कवर कर सकते हैं। वेल ये तो हमें भी पता है कि गैप ईयर थोड़ा कवर करना मुश्किल होता है, लेकिन कितना जो है वो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ अलाउ करती हैं आपको गैप ईयर रखना। जो एक्सेप्टेबल गैप ईयर है ना वो होता है 2 सालों का। मेरा भी 1 साल का गैप ईयर था, 1.25 साल का, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी कनाडा आने में। इसी तरह 2 साल का जो गैप होता है दैट इज़ एक्सेप्टेबल। उसके अलावा आई हैव सीन पीपल जिनका 5-5 साल का गैप ईयर होता है वो फिर भी कनाडा में एक्सेप्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? वो रीज़न पेश करते हैं, वैलिड रीज़न पेश करते हैं कि भाई
उनकी जो गैप लेने की वजह थी वो एक ऑथेंटिक एक रियल वजह थी, तो इसलिए वो एक्सेप्ट हो जाते हैं कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में और कैनेडियन कॉलेजेस में। तो इसीलिए अगर इसी तरह अगर आपका भी गैप ज़्यादा है, 3-4 साल 5 साल 6 साल का है, और अगर आपके भी गैप लेने की वजह एक ऑथेंटिक वजह है और आप उन्हें प्रूव कर सकें भाई कि भाई मैं किसी मौजी मर्ज में मुब्तला था या मैं घरेलू प्रॉब्लम्स में, मेरे बच्चे हो गए थे, मैं उन्हें लुक आफ्टर कर रहा था इसलिए मैंने गैप लिया स्टडीज़ में, अगर आप उन्हें ये प्रूव कर सके तो आपको एडमिशन मिल जाता है और आपके वीज़ा फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसके प्रोसेसिंग में। तो इसलिए ये ज़हन में बिठा लें कि अगर आपका गैप ज़्यादा भी है तो कोई मसला नहीं है, यू कैन स्टिल ट्राई। और मैं स्टडीज़ के हवाले से एक और क्वेश्चन करूँगा, स्पेसिफिकली स्टडी की टाइप्स के हवाले से, कि डिप्लोमा और डिग्री के अंदर क्या डिफरेंस है, अगर कोई डिफरेंस है तो, और डिप्लोमा और डिग्री करने के बाद जॉब प्रॉस्पेक्ट्स पे ये चीज़ कैसे असर डालती है कि आपने डिप्लोमा लिया है या डिग्री ली है। डिप्लोमा और डिग्री में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो भी पाकिस्तान से आ रहे होते हैं उन्हें अक्सर कंसल्टेंट्स डिप्लोमास में डाल देते हैं और बच्चों को नहीं पता होता कि डिप्लोमा चीज़ क्या है। ठीक है, अब मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज़ डिप्लोमा एंड व्हाट इज़ अ डिग्री। डिप्लोमा आपका कोर्स होगा, दैट इज़ नॉट अ डिग्री, आई रिपीट दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ डिग्री। ठीक है, तो डिप्लोमा आपका होगा 2 साल का या सर्टिफिकेट हो सकता है 1 साल का। उसके बाद ऐसा होता है कि आपको अक्सर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ता है अपने डिप्लोमा के ही रिलेटेड। ठीक है, जिस तरह के मैं पैरालीगल कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे पैरालीगल लाइसेंस लेने के लिए एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें बैठना पड़ेगा और उसके बाद मुझे लाइसेंसिंग एग्ज़ाम मिलेगा। डिग्री के बाद ऐसा नहीं होता डिग्री के बाद आपको जॉब मिल जाती है, डिग्री के बाद आपको ईज़िली जॉब मिल जाती है। और अगर बात करें डिप्लोमास के बारे में, तो डिप्लोमा के बाद आपको जॉब मिलना मुश्किल होता है और आपको मुश्किल से जॉब मिलती है। ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन कि आप क्या करना चाह रहे हैं इन द लॉन्ग रन। अगर आप सिर्फ पीआर के लिए आए हैं कि भाई आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करने के लिए, तो डिप्लोमा इज़ नो इशू। लेकिन अगर आप वाकई पढ़ने की गर्ज से आ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट दैट कि आप डिग्री में आएँ, आप अपना जो भी कैलिबर है आपका उसे ज़ाया ना करें, आप पढ़ने के लिए आएँ और पढ़ाई करें, अच्छी पढ़ाई करें और अपना नाम कमाएँ और उसके बाद एक अच्छी जॉब हासिल करें कैनेडा में। ओके, अब थोड़ा स्टडीज़ से हट के बात कर लेते हैं। पीआर से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस आए, तो पीआर लाइक पॉसिबल है क्या स्टूडेंट वीज़ा पे एक्वायर करना? अगर है पॉसिबल तो उसका क्या प्रोसेस होगा और कितना टाइम लग जाता है इस सारे प्रोसेस को? देखिए, जो पीआर है वो आपको मिल जाता है स्टडी परमिट के बाद, स्टडी पे आने के बाद, और वो डिपेंड करता है आपके सीआरएस स्कोर पे कि आपके सीआरएस पॉइंट्स कितने बनते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ये होता है कि आप जब 2 साल के डिप्लोमा पे आते हैं तो 2 साल का डिप्लोमा मुकम्मल करने के बाद आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, ओपन वर्क परमिट के लिए। वो 2 साल के बाद, 2 साल की पढ़ाई के बाद आपको मिलता है 3 साल का। ठीक है, जब आपका 5 साल का टेन्योर बन जाता है कनाडा में रहने का, तो आपके पास इनफ पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए, तो आप फिर 5 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, इसी तरह अगर आप फर्स्ट करो बैचलर्स के बाद आ रहे हो तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं क्या नाम है परमानेंट रेजिडेंसी लेने के, क्योंकि बैचलर्स के कुछ ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह आप मास्टर्स के बाद आ रहे हो तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर आप आ रहे हो पीएचडी के बाद या पीएचडी करने के लिए, तो पीएचडी करने के बाद काफ़ी चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी इजीली मिल जाएगी और जल्दी मिल जाएगी, और आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। कॉस्ट के हवाले से एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो फुली फंडेड या अपनी जेब से सारे के सारे पैसे खर्च करके पढ़ाई करने के लिए मुल्क से बाहर जाएं। तो ये बताइए कि यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों पे एप्लीकेबल हों? क्या आपने इसके हवाले से कोई रिसर्च की थी आने से पहले? देखिए, कनाडा आने से पहले मैंने सर्च तो नहीं किया था स्कॉलरशिप्स के बारे में, क्योंकि माई फादर वो सपोर्टिंग माई एक्सपेंसेस इसलिए, लेकिन मैं बता ज़रूर सकता हूँ स्कॉलरशिप्स और फंडेड प्रोग्राम्स के बारे में। तो ये होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ना बहुत ही कम ये लोग स्कॉलरशिप्स देते हैं। लाइक अगर आप इंटरमीडिएट के बाद आ रहे हैं तो देयर इज़ लाइक 1% चांस कि आपको स्कॉलरशिप अवॉर्ड करेंगे, वो भी अगर आपका 99 परसेंटाइल है तो। ठीक है, उसके अलावा आप किसी मास्टर्स के प्रोग्राम में आते हैं तो मास्टर्स में आप देयर इज़ फंडिंग फ्रॉम द सुपरवाइज़र, वो आपको मिल सकती है। और अभी तक मैंने सिर्फ एक लाइक शी इज़ अ गर्ल, मैं उनको जानता हूँ, सिर्फ एक लड़की ऐसी देखी है
जिनकी फंडिंग फ्रॉम द सुपरवाइज़र अप्रूव हुई है, जिनको मैं जानता हूँ। उसके अलावा नहीं होती और नहीं लगता, बहुत औखा सीन होता है। और इसी तरह अगर आप पीएचडी के प्रोग्राम में आते हैं तो भी आपको मिल जाती है, उसके लिए आपको तगदो करनी पड़ती है और आपके जो हैं मार्क्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। लाइक आपने पाकिस्तान से बैचलर्स किया तो आपका सीजीपी जो है वो अच्छा होना चाहिए, फिर आपको मिलती है स्कॉलरशिप। ओके, अब क्योंकि हम कॉस्ट पे ही बात कर रहे हैं तो एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ जाता है कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ का, और पूरे साल के एक्सपेंसेस अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्या एक्सपेंसेस बन सकते हैं जो लोगों को अपने जहन में रखने चाहिए ताकि वो उस हिसाब से अपनी तैयारी करके आएँ। और जहाँ तक बात है फ़ी स्ट्रक्चर की, तो जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ये डिपेंड करता है आप कौन सी कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। जिस तरह के यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, इसकी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस है वो $60,000 से लेकर $75,000 तक है, एंड दैट इज़ टू मच। और इसी के बरक्स अगर आप बात करें ब्रैंडन यूनिवर्सिटी की, तो इसकी जो एवरेज फ़ीस है दैट इज़ अराउंड $7,000। तो ये फ़र्क आ जाता है कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हैं या कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो आपका मेजर एक्सपेंस इज़ गोइंग टू बी द ट्यूशन फ़ी। और उसके बाद जो एक्सपेंसेस आते हैं वो होता है आपने रेंट क्या देना है। अगर आप अपनी जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी के करीब रह रहे हैं तो योर रेंट वुड बी अराउंड $500, इतना होगा। 500, 525, 530, 470, 480 डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन यू आर लिविंग इन। तो मेरा जो था रेंट, अपने बारे में बात करूँ तो मेरा $500 था पर पर्सन। मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड रह रहे थे एक ही रूम में, तो हम $1,000 दे रहे थे। सिर्फ एक रूम का शेड किचन था हमारा कुछ और लोगों के साथ, और शेड ही बाथरूम था, ठीक है। और तो ये हमारा एक्सपेंस था। उसके अलावा ग्रोसरीज का एक्सपेंस होता है $200 से $300 महीने का, मस्ट है। इसके बारे में तो आप बिल्कुल भी आप मतलब भूल में ना रहे कि इतना एक्सपेंस नहीं होगा, इतना होगा आपका एक्सपेंस। उसके अलावा जो अनदर एक्सपेंस देयर इज़ ट्रांसपोर्ट। लाइक ट्रांसपोर्ट, आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, वो इतना कोई ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। आप जो है प्रेस्टो कार्ड बनवा सकते हैं और उसके बाद आप एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप में तकरीबन $2.29 में मूव कर सकते हैं। लाइक 2 घंटे के लिए वो आपका 2.29 की ट्रांजेक्शन वैलिड होगी और आप उस दौरान कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। मैंने ग्रोसरी का खर्चा बता दिया है, और आपको बुक्स का खर्चा बताना है कि बुक्स का भी खर्चा होता है। और मैंने जो पहले सेमेस्टर में बुक्स ली थी दैट वर अराउंड $600 सारा मिला के, तो दैट मेक्स अराउंड लाइक 80,000 पाकिस्तानी रुपीज़। तो दैट इज़ अ लॉट ऑफ मनी। तो किताबों पे भी काफ़ी पैसा लगता है। तो ये वहाँ के खर्चे हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। उसके अलावा भी बहुत से खर्चे निकल आते हैं, जिस तरह के आप कनाडा गए हैं, यू नीड स्नो बूट्स। तो स्नो बूट्स जो होते हैं आपके, वो अक्सर $90 से $120 के दरमियान अच्छे आ जाते हैं। यू नीड अ रियली रियली गुड जैकेट जो कि सर्दी को रोके, तो वो भी आपको ख़रीदनी पड़ती है। और इसी तरह की बहुत सी चीज़ें जो कि आपको वहाँ जाके ज़रूर ख़रीदनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं एक्सपेंसेस में वहाँ की। अच्छा जी साहब, अब ये बताइए कि अगर आपने पाकिस्तान से कोई बैचलर्स की डिग्री ली हुई है किसी भी फील्ड में, तो आपके एक्सपीरियंस या आपके आसपास जो बाकी लोग हैं जो कि इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं और उसके बाद होपफुली जॉब्स करे होंगे, तो ये बताइए कि इज़ इट वर्थ इट कि आप पाकिस्तान से बैचलर्स करके आएँ और उसके बाद यहाँ से आके डिप्लोमा करें? डज़ इट हेल्प इन गेटिंग अ जॉब? और अगर कोई बंदा ऑलरेडी जॉब पे है और वो डिप्लोमा करता है, तो डज़ इट हेल्प यू गेट अ बेटर जॉब? आपकी बेहतर जॉब मिलने में आपकी हेल्प कर सकता है ये डिप्लोमा? देखिए, इस बारे में मैं ये कहूँगा कि बैचलर्स अगर आपने पाकिस्तान से किया और आप कनाडा आते हैं तो आपको जॉब मिल सकती है या नहीं। आपको जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं एक इंसान को जानता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, वो क्यूबेक में रहते हैं। तो बैचलर्स करके पाकिस्तान से आए थे, वो लाइक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमे पे आए थे, और डिप्लोमा करने के बाद वो अपने ही फील्ड में जॉब की तलाश कर रहे हैं और उन्हें अभी तक जॉब नहीं मिली। लाइक उन्हें कनाडा में 3 साल हो चुके हैं, 3 से भी कुछ अरसा ऊपर हो चुका है। वो वर्क परमिट पे आप काम कर रहे हैं उधर, तो 3 साल से कुछ अरसा ऊपर हो चुका है और उन्हें अपने जो फील्ड है उसमें अभी तक जॉब नहीं मिली है। तो ये है कि अगर आप पाकिस्तान से बैचलर्स कर रहे हैं तो आपको कनाडा में जॉब मिलने में मुश्किल हो सकती है। और फर्स्ट के आपने डिप्लोमा किया है, जिस तरह के उसका केस था कि उसने डिप्लोमा किया, तो डिप्लोमा भी उसे हेल्प नहीं कर रहा अपनी फील्ड में जॉब लेने के लिए। तो अगर आप कनाडा में जॉब करना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई यू शुड गो फॉर बैचलर्स फ्रॉम कनाडा, और उसके बाद आपको जॉब इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी। मतलब लिखी हुई बात है कि आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने कनाडा
को कैसे फाइनलाइज़ किया, आपने कैसे चूज़ किया कि आप कनाडा ही आके स्टडीज़ करना चाहते हैं, आपने किन किन और कंट्रीज़ को कंसिडर किया था। और हमारे व्यूअर्स की तरफ से जो एक बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन आया है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जो एजुकेशन है वो कैसे कंपेयर करती है, तो काइंडली इस पे थोड़ा गाइड कीजिए। और मैंने कनाडा को फाइनलाइज इस तरह किया कि मुझे हमेशा से बाहर पढ़ने का शौक़ था, तो जहन में मेरे सिर्फ 2 कंट्रीज़ थे, अमेरिका और कनाडा, पढ़ाई के लिहाज से जो बेहतरीन थे। अमेरिका में चूँकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे रेसिज्म बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे कल्चरल गैप बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपको ज़्यादा पाकिस्तानी नहीं मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू कनाडा, वो भी ब्रैम्पटन में, उसके शहर ब्रैम्पटन में। तो आपको ना ही वहाँ पे इंडियन ज़्यादा मिलेंगे। तो कनाडा में चूँकि कल्चरल गैप कम था, रेसिज्म कम थी और इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी वो कम थी, इसलिए मैंने कनाडा को चूज़ किया। और अगर आप बात करें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई को कंपेयर करने की, तो मैं यही समझता हूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की पढ़ाई का कोई कंपैरिजन नहीं है। कनाडा की पढ़ाई टॉप लेवल पढ़ाई है और ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई उस कदर अच्छी पढ़ाई नहीं है और इसलिए कनाडा का वीज़ा मुश्किल से मिलता है और ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कदर आसान है। तो कनाडा की पढ़ाई इज़ समथिंग जो कि आपको कुछ बना देती है और आपको जॉब मिलने में उसके बाद बहुत आसानी होती है, इस कदर अच्छी पढ़ाई है। तो इसके साथ हमारे ये क्वेश्चंस का ये राउंड हुआ जाता है ख़त्म। आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स के और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे और आई होप कि जब आपको क्वेश्चंस हमें भेजेंगे तो वी विल बी एबल टू आस्क साद फॉर आंसर्स येट अगेन। इट हैज़ बीन वेरी नाइस गेटिंग टू नो हिम और वी होप के साथ आगे जो भी कनाडा में या कनाडा से बाहर एस्पायर करें करने के लिए ही अचीव्स इट और वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर्स। और बाकी हम वंस अगेन हम उनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप डायरेक्टली उनको रीच आउट कर सकते हैं उनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे और उनके बाकी भी वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा जाके। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उन्होंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो हमसे मिस हो गई हो इस सेशन में वो आपको उनके चैनल पर वैसे मिल जाए और फ्यूचर में भी आप उनको देख सकते हैं। क्या पता वो फ्यूचर में ऐसी वीडियोस अपलोड करें जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो ज़रूर उनका चैनल चेकआउट कीजिएगा। और इसी तरह मैं एंड पे ये कहना चाहूँगा कि भाई बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से कोलैब करके। यू गाइज आर रियली नाइस सोल्स, बहुत अच्छे लोग हैं आप दोनों और इसी तरह लोगों को हेल्प करते रहिए। और मेरे व्यूअर से गुजारिश है कि भाई जो जो लोग इनको देखते हैं, कीप सपोर्टिंग देम अंटिल दे अचीव व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ। तो कीप सपोर्टिंग देम, सब्सक्राइब बटन दबाइए इनके चैनल पे और जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाएं और इन्हें सपोर्ट करते रहें जब तक ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे नहीं पहुंच जाते। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत दुआएं। अल्लाह आपको हमेशा कामयाब करे, हर मंजिल पे कामयाब करे। तो दिस इज़ इट फ्रॉम मी, आई विल बी सीइंग यू ऑन माय चैनल। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, दुआ में याद रखिएगा। और इसके साथ हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। हम कोशिश करते रहेंगे कुछ और टॉपिक्स को भी टच करने की अगर हमें यहाँ पर इस तरह का मौका मिला। एक और बात, गुड बाय करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे जाके वीडियोस के ऊपर देखें ना किन वीडियोस को कितने व्यूज़ मिलते हैं, तो हमें देख के पता चलता है कि आप लोगों को हमारी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ज़्यादा पसंद नहीं आती, स्पेशली जो कि प्रोसेस से रिलेटेड है। Yes. वी अंडरस्टैंड कि थोड़ी बोरिंग चीज़ है, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि ये हम उन लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं जिनको ऑलरेडी किसी कंसल्टेंट के पास जाना पड़ रहा है या जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। Yes. तो हम आपकी इस लैक ऑफ इंटरेस्ट से बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं हो रहे और आपने भी डिसहार्ट नहीं होना ये देख के कि हम किसी ऐसे टॉपिक पे जो आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बने, अभी वीडियो नहीं बनी, तो हमें अपनी सजेशंस और अपनी रिक्वेस्ट ज़रूर भेजा कीजिए ताकि हम उस टॉपिक को कवर कर सकें। यस, हमने बहुत सारी वीडियोस मेयरली सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट की बेसिस पर बनाई हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने चैनल को आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हम शेप कर सकें। तो आपकी सजेशंस हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होती हैं, ज़रूर हमें अपनी सजेशंस भेजा करें। और चलिए फिर इसके साथ वाकई हम वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।